तू मुझे ढूंढे मैं तुझे ढूंढूं, हम में से कोई रह गया है कहीं। जॉन साहब से राब्ता बस बहुत पहले से लगता है मुझे, और हो सकता है कई जन्मों से भी हो। घर पहुंचती हूँ, बेटी पूछती है कि मम्मी कैसा रहा दिन आज का, तो मैं कहती हूँ कि आज का दिन भी चैन से गुजरा, सर से पाँव तक बदन सलामत है। इससे ज़्यादा मैं अपनी दीवानगी का कोई सबूत दे नहीं पाऊँगी। एक प्यास थी आपके अंदर, वो प्यास आपको अमरोहा तक खींच ले गई। मैं जैसे ही उनके सहन में मैंने पैर रखा है, मेरी हालत ऐसी थी राविंदर जी, मैं ना ज़ारो कतार रो रही। मैंने जॉन साहब की मिट्टी उनके आंगन से उठाई और मैंने अपनी झोली में बांधा, मैंने उसको दुपट्टे में, और मैं लेके आई, और आज तक भी वो मिट्टी मेरे पास सलामत है। खाना बना रही हूँ जॉन भाई, मैं खाना बना रही हूँ। तो बना रही क्या होता है, खाना पका रही हूँ, बोलो खाना पकाया जाता है, तुम कोई कुर्सी मेज बना रही हो। तो ये भाषा पे उनकी इस तरीके की बातें थी। और लोग इस पर ज़्यादा बात करते हैं कि उन्होंने कैसे खुद को बर्बाद किया, हालांकि उनका एक शेर भी बहुत मशहूर है। मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को बर्बाद कर लिया और मलाल भी नहीं। ये जॉन साहब की मज़ार पे भी लिखा हुआ है। जॉन साहब ने ना सच जिया। उन्होंने सिर्फ इसलिए कि उनको गम लिखना था, उन्हें रोमांटिसाइज करना था अपने दुख को, तो उन्होंने दुख उठाए, वरना वो एक ऐसे ख़ानदान में पैदा हुए थे जहाँ पे किसी चीज़ की कमी नहीं थी। शायरी के बारे में कुछ लोग सवाल भी खड़े करते हैं। जॉन साहब को क्यों पसंद कर रही है जनरेशन, क्यों जॉन साहब से जुड़ रही है? रिलेटेबल लगते हैं उनको बहुत ऐसा लगता है कि वो जुड़े हुए हैं भीतर कहीं। आसान ज़बान है, सहले मुमतना की शायरी, मतलब वो बहुत आसान ज़बान में बातें कह रहे हैं, प्लस पहुंच रही है लोगों तक। मैं जॉन को कितना पसंद करती हूँ एक अलग बात है, एज अ शायर मैं कितना पसंद करती हूँ वो बिल्कुल अलग बात है। जब तक वो मंच पे जाते थे, मुशायरा पढ़ते थे, उतना सम्मान नहीं दिया जितना उन्हें मिलना चाहिए। और अचानक 10-12 साल से जो उनकी लोकप्रियता है, उसके पीछे कुछ लोग ये दलील देते हैं कि बहुत सारे इदारे हैं जो काम कर रहे हैं जॉन साहब पर, तो एक पैरेलल पीआर एक्सरसाइज भी हो रही है। जॉन को पीआर की तो उतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है, जो कि जनता ऑलरेडी बता चुकी है। उनके चाहने वाले उनको रॉक स्टार समझते हैं, और वो हैं भी। जॉन साहब खुद ही कहते हैं कि शायर तो दो हैं, मीर तकी और मीर जॉन, बाकी जो हैं शाम व शहर खैरियत से हैं। भी मुशायरे होते थे तो जॉन साहब को मतलब मजरूह साहब, अपने मजरूह सुल्तानपुरी साहब, वो शायरों का शायर कहते थे। एक शायर ने तो यहाँ तक कहा कि जॉन एलिया साहब की शायरी में ऐसी कोई रोशनी नहीं है जो समाज को रास्ता दिखाए। कि हर तंज किया जाए, हर ताना दिया जाए, कुछ भी हो, पर अब हद्दो अदब में न रहा जाए। तारीख ने कौमों को दिया है यही पैगाम कि हक मांगना है तौहीन हक छीन लिया जाए। अब इसमें आपकी दोनों बातों के जवाब आ गए। तो इतना खाली था अंदरू मेरा कि कुछ दिन तो खुदा रहा मुझ में। इतना खाली है, और क्या नहीं समा गया, खुदा समाया हुआ है उसमें। ये बात वो कहते हैं कि अगर मेरा और जाहिदा का इश्क नाकाम हो सकता है, तो फिर दुनिया में किसी का भी इश्क नाकाम हो सकता है। लोग जुड़ाव महसूस करते हैं, क्यों करते हैं? कि हर बार मेरे सामने आती रही हो तुम, हर बार तुमसे मिलके बिछड़ता रहा हूँ। तुम कौन हो ये खुद भी नहीं जानती हो तुम, और मैं कौन हूँ ये खुद भी नहीं जानता हूँ मैं। तुम मुझको जानकर ही पड़ी हो अजाब में, और इस तरह खुद अपनी सज़ा बन गया हूँ। तो ये जो दुख है ना जॉन का, ये बच्चों को, ये यूथ को बहुत अपने से जोड़ता है। तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे। मेरी तन्हाई में यादों के सिवा कुछ भी नहीं। मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें। मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। जिंदगी का क्या मतलब है आपके हिसाब से? जिंदगी का मतलब है जीना, और हर पल को जीना। सफलता का क्या पैमाना है आपके हिसाब से? आप किसी के काम आ रहे हैं तो आप सफल हैं, सिंपल है। संतुष्टि का क्या मतलब है? संतुष्टि भीतर की चीज़ है, वो बाहर कहीं मिलेगी नहीं आपको। कोई अफसोस जिंदगी में? अभी तक तो नहीं, कोई अफसोस नहीं है। जितना जिया है वो भी बहुत अच्छा था, और आगे भी उम्मीद है। अब उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए वैसे तो, मतलब ठीक है, सब अच्छा है, सब अच्छा है। आई नादर आई नादर आई ना थी ज़ात मेरी, आई नादर आई नादर आई ना थी ज़ात मेरी। पर्दा दर पर्दा खोल के मैं हूँ दंग सखी, पर्दा दर पर्दा खोल के मैं हूँ दंग सखी। और दिल दुनिया से उब चुका है, प्रेम नगर का चाकर है।
दिल दुनिया से ऊब चुका है, प्रेम नगर का चाकर है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, बदलेगा ना ढंग से। अब चाहे कुछ भी हो जाए, बदलेगा ना ढंग से। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ कॉरिडोर्स और मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र द्विवेदी। आज हमारे स्टूडियो में एक बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। सीमा भारद्वाज नाम है और सीमा जी की खासियत ये है कि जॉन साहब पर यानी जॉन एलिया साहब पर इन्होंने बहुत अध्ययन किया हुआ है। एक तरह से कहा जाए कि जॉन एलिया साहब की दीवानगी इनकी सर चढ़कर बोलती है। जॉन साहब के रंग में पूरी तरह रंगी हुई हैं और मैंने भी सोचा कि जब हम शायरी पर बात करते हैं, शायरों पर बात करते हैं, क्यों ना एक डेडिकेटेड सीरीज़, एक प्रोग्राम ऐसा किया जाए कि जॉन साहब के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप लोगों तक पहुंचाई जाए। मुझे लगा कि सीमा भारद्वाज से ज़्यादा बेहतर शख्स कोई नहीं होगा बातचीत के लिए। जॉन साहब पर हम बात करेंगे, उनके ज़िंदगी के तमाम पहलुओं पर बात करेंगे, शायरी पर बात करेंगे और तमाम उन सवालों को भी टटोलेंगे जो जॉन साहब की शख्सियत के बारे में, उनकी शायरी के बारे में लोग गाहे बगाहे उठाते रहते हैं। उनके भी जवाब तलाशने की कोशिश होगी। स्वागत है सीमा जी आपका। बहुत शुक्रिया आपका, मेरे को यहाँ आपने बुलाया इसके लिए और मैं बहुत खुशबख्त समझती हूँ अपने आप को कि मेरा नाम जॉन साहब के नाम के साथ आप जोड़ रहे हैं। मैं किसी लायक नहीं हूँ राघवेंद्र जी। मेरे साथ क्या हुआ है कि बचपन ही से, मतलब मैं 12वीं में थी तब एक गज़ल मेरे कान में पड़ी। मेरे मामा सुन रहे थे और वो हेडफोन पे सुन रहे थे और वो गज़ल के बोल यूँ थे कि हम कहाँ तुम कहाँ जाना है, कई हिजर दरमियाँ जाना। तो वो इतनी कमाल की वो मुझे लगी। और 12वीं में कितना होता है इंसान, मतलब बड़ा, मैं मतलब बड़ी हो रही थी और मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी उस टाइम पे हम कर रहे थे। तो शेर व शायरी से दूर दूर तक हमारा कोई वास्ता नहीं था। अब जब कभी मैं बाद में अपनी पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे लगता है कि कैसे जॉन बहुत पहले से मेरे साथ चलते आ रहे हैं और मैंने जॉन को नहीं ढूंढा। मुझे लगता है जॉन साहब ने मुझे ढूंढ लिया है। एक वो शेर है ना जॉन साहब का कि तू मुझे ढूंढे मैं तुझे ढूंढूं, हम में से कोई रह गया है कहीं। तो ऐसा ही है कि जॉन साहब से राब्ता बस बहुत पहले से लगता है मुझे और हो सकता है कई जन्मों से भी हो। ये भी इसमें भी कोई हैरानी की बात नहीं। हो सकता है कि कई जन्मों से सिलसिला ऐसे ही चलता आ रहा हो। जॉन इस कदर भीतर है मेरे, मतलब हर चीज़ में जॉन आ जाते हैं। घर पे भी कोई चीज़ ऐसी हो रही होती है, जैसे बच्ची घर पहुंचती हूँ, बेटी पूछती है कि मम्मी कैसा रहा दिन आज का, तो मैं कहती हूँ कि आज का दिन भी चैन से गुजरा, सर से पाँव तक बदन सलामत है। तो जॉन के मिसरों में जवाब दिए जाते हैं, अक्सर ऐसा होता है। और बस यही है जॉन से सिलसिला और चलता आ रहा है। और मैं अपनी दीवानगी का तो मैं क्या जिक्र करूं, मैं तो बस जो भी मेरे सामने बातें आती हैं जॉन साहब को लेके, तो मैं अपने आप को ये समझती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा मैं लकी हूँ कि और जॉन की शायरी में बहुत सारी चीज़ें, मतलब जॉन ने मुझे अलग अलग चीज़ों से, मतलब मेरे खुद ऐसा होता है ना, देखिए क्या होता है, आप कभी कभी खुद को ढूंढते ढूंढते ना ऐसी जगहों पे निकल जाते हैं कि आपको खुद भी इल्म नहीं होता है। अब जॉन साहब जब मिले, ये 2008 की बात है, बहुत पुरानी बात नहीं है। उस समय मैं जो है, मेरी बेटी होने वाली थी और मैं मैटरनिटी लीव पे थी ऑफिस से। यूट्यूब नया नया इंडिया में आया था, वहाँ पे मैंने 1-2 वीडियोज़ देखे। कुमार विश्वास एक कथा पढ़ रहे थे जॉन साहब का, वो मतलब जग जाहिर वो सब लोग जानते हैं उस कथा को कि शर्म दहशत झिझक परेशानी नाज से काम क्यों नहीं लेती आप वो जी, मगर ये सब क्या है, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती। अब ये जॉन साहब का ये कथा था और कुमार साहब तो हैं भी बोलने में मतलब माहिर, और वो सुना। फिर उनके जॉन साहब के वीडियोस ढूंढ ढूंढ के मैंने देखे, मेरे पास वक्त भी काफ़ी दिल में उतर गया। हाँ बिल्कुल, ऐसा लगा कि ये कुछ अलग तरह की बात है, अलग तरह की शायरी हो रही है, ये बिल्कुल अपनी कहन जो आम फहम की बात है वो उस तरह की शायरी हो रही है। अब उससे पहले गालिब की गज़लें हमने जगजीत साहब की आवाज़ में सुनी थी और जगह जगह, तो वो मुश्किल लगता था। अब यहाँ पे हुआ ये कि आसानी थी बात में, लेकिन बाद में खैर खुला कि शायर आसान और मुश्किल कुछ नहीं होता ज़िंदगी में, मतलब किसी की भी। दरअसल हमारे साथ जाना
और अनजाना होता है। हम किसी चीज़ को जान जाते हैं तो वो हमें सरल लगने लगता है, आसान लगने लगती है चीज़। अनजानी चीज़ें जो होती हैं वो हमें मुश्किल लगती है। तो यही है कि जॉन जैसे जैसे उर्दू, अब जॉन की वजह से अब ये एक बहुत बड़ा बदलाव मेरी ज़िंदगी में आया कोविड के दौरान कि मैंने जॉन साहब की किताबें पढ़ने के लिए, फरनूद चूँकि देवनागरी में नहीं थी और मैं रिक्वेस्ट करती थी, जो मेरे आसपास जानने वाले हैं वो लोग जानते हैं कि मैंने पैसे तक दे के रिकॉर्ड कराएं कि एक चैप्टर प्लीज़ कोई इसको रिकॉर्ड कर दो। मतलब हिंदी में, मतलब उर्दू हिंदी तो एक ही होती है, पढ़ नहीं पाती थी, तो ये रहता थी, ये कोशिश रहती थी कि रामूज़ और फरनूद में क्या लिखा है जॉन साहब ने वो मैं पढ़ पाऊँ। तो एक अलग तरह की भीतर बेचैनी थी। अब वो किताबें पढ़ने के लिए बाकायदा उर्दू सीखी गई। अब ये इससे ज़्यादा मैं अपनी दीवानगी का कोई सबूत दे नहीं पाऊंगी। सीमा, एक सवाल जहन में ये आ रहा है कि आपने जॉन साहब को आमने सामने से कभी नहीं देखा, कभी मिली नहीं। 2002 में उनका निधन हुआ, देहांत हुआ। 2008 में कुमार विश्वास जी का कथा आप तक पहुंचा और आपने फिर कौतूहलवश सर्च करना शुरू किया, जॉन साहब के बारे में जानना शुरू किया। एक प्यास थी आपके अंदर, वो प्यास आपको अमरोहा तक खींच ले गई जहां जॉन साहब का जन्म हुआ था। तो जॉन साहब के जन्म स्थल के बारे में कुछ बताइए दर्शकों को। हाँ, जॉन साहब का जन्म अमरोहा से हुआ था, ये उनकी हर जगह पे, शायद के दिबाचे में भी उन्होंने लिखा है कि मतलब वो कराची भी जाके कहते हैं, ऐसा मतलब सुनने में आता है कि वो जिधर अमरोहा जिस तरफ है उस तरफ मेरी कुर्सी लगा दो, ऐसा बोला करते थे अपने जो भी उनके वहाँ पे काम करने वाले जो भी उनके रहते थे। हाँ जी। अब वो ऐसी चीज़ें जब सामने आई और ये पता चला कि जब पार्टीशन के बाद भी जॉन साहब जाना नहीं चाह रहे थे हिंदुस्तान से, और वो आखिरी शख्स थे अपने परिवार के जो कि हिंदुस्तान छोड़ के गए, उनसे पहले सब लोग जा चुके थे। सो ये हुआ कि अमरोहा भीतर था, अंदर की जाना है, देखना है कहाँ रहते थे, कैसा अमरोहा है, कि बान तुम अब भी बह रही हो क्या, तो देखना था बान कहाँ बह रही है अमरोहा में, अमरोहा मेरी जान अमरोहा, ऐसे करके जॉन के बड़े सब चीज़ें सामने आती गई। तो सोचा कि एक बार जाया जाए और देखा जाए कि अमरोहा में क्या है। और आप यकीन जानिए, जब अमरोहा पहुंची मैं तो घर पे उनके पता चला, हम गए, दरवाज़ा खटखटाया, कोई अंदर से एक मुलाजिम जो थे वो आए और उन्होंने कहा कि जी आम पब्लिक के लिए खुला नहीं है, नहीं खोल सकते। और मैं बहुत भीतर से जॉन साहब को, मैं मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है, मैं जॉन साहब से ना बातें करने लगती हूँ गज़लें पढ़ते हुए भी, और उनकी आवाज़ में मुझे गज़लें सुनाई देती हैं, और वो गज़लें जो कि जॉन साहब ने कहीं स्टेज पे भी नहीं पढ़ी होती, वो गज़लें मुझे सुनाई देती हैं उनकी आवाज़ में। अब हुआ क्या कि मैं मुड़ रही हूँ और मैं जॉन साहब से लड़ रही हूँ कि ये क्या बात हुई, मतलब मैं आपके पास आके भी अगर आप नहीं देख पा रही हूँ मैं आपको, तो ये तो ऐसे नहीं होना चाहिए जॉन साहब, प्लीज़ मुझे अंदर तो आना है एक बार। तो अचानक से वो भाई साहब जो मुलाजिम थे उन्होंने हमें बुलाया और उन्होंने कहा कि रुखसार बाजी से बात हो गई है, आप दिल्ली से आई हैं। मैंने अपना तारुफ दिया, मैंने बताया था थोड़ा सा कि जी मैं ऐसे ऐसे, मैं ट्विटर पे है नाम, और आप प्लीज़ मुझे अंदर आने दें। तो उन्होंने मुझे अलाउ किया और हम गए। मैं जैसे ही उनके सहन में मैंने पैर रखा है, मेरी हालत ऐसी थी राविंद्र जी, मैं ना ज़ारो कतार रो रही थी। मैंने जॉन साहब की मिट्टी उनके आंगन से उठाई और मैंने अपनी झोली में बांधा, मैंने उसको दुपट्टे में, और मैं लेके आई, और आज तक भी वो मिट्टी मेरे पास सलामत है। बहुत ही भावुक लम्हा होगा वो। बेशक बेशक, मैं अभी भी, देखिए मेरे तो अभी भी ऐसे होता है कि ये होता ही है, मतलब मेरे साथ, कि मैं जॉन साहब के साथ अलग ही तरह का जुड़ाव है। अमरोहा गई, वहाँ चीज़ें देखी, उनकी तस्वीरें, बहुत पुरानी पुरानी तस्वीरें हैं उनकी, जिस मेज़ पे वो और खाना खाते थे उस डाइनिंग टेबल पे, मतलब मैं छू छू के देख रही थी जैसे कोई दीवाना महसूस करना चाहती थी आप जॉन साहब को। जी बेशक। तो ये हुआ अमरोहा जाने का सिलसिला। और अभी दोबारा भी एक बार पता नहीं मुझे बोलना चाहिए ऑन रिकॉर्ड की नहीं, पर एक डॉक्यूमेंट्री शूट हो रही है और उस सिलसिले में भी अभी जाना हुआ, तो बड़ा अच्छा रहा वो भी एक्सपीरियंस जॉन। वहाँ आसपास कुछ लोग बुजुर्ग मिले ऐसे क्या आपको, जिन्होंने जॉन को देखा हो, उनके साथ वक्त गुजारा हो, या बचपन के दोस्त हों?
वहाँ तो देखिए मुझे नहीं कोई मतलब मैंने शायद कोशिश नहीं करी, लेकिन जब मैं यहाँ आई दिल्ली, तो मुझे अभी पिछले साल प्रोग्राम, अच्छा हम लोग ना एक छोटी संस्था मैं चलाती हूँ, मैं चेयरपर्सन हूँ नया एहसास फाउंडेशन की। तो हमारी संस्था 2017 से जॉन साहब की बर्थ एनिवर्सरी पे, जो कि 14 दिसंबर को होती है, हर साल एक जलसा करते हैं जॉन के नाम का। ये जानने वाले सब जानते हैं। और उसी सिलसिले में इस बार ये हुआ कि रक्षंदा साहिबा हैं, उनके थ्रू एक बहुत ही प्यारी ख़ातून से हमारी मुलाकात हुई, और वो उन्होंने फ़ोन किया मुझे, और अचानक से वो कहती हैं कि मैं जो हूँ जॉन साहब की भांजी हूँ, उनकी एक बहन जो इंडिया रह गई थी उनकी बेटी हूँ। मुझे लगा कि ये वैसा ही हुआ कि जॉन ने मुझे ढूंढा, सेम ऐसे ही हुआ कि हुमा जी ने मुझे, हुमा रिजवी साहिबा नाम है उनका, हुमा रिजवी जी जॉन साहब की भांजी हैं और दिल्ली ही में वो रहती हैं आजकल, होती हैं। और वो बहुत ही कमाल की किस्से उन्होंने सुनाए जॉन से जो वाबस्ता हैं, और बड़े अमरोहा के किस्से, और बहुत लखनऊ में वो रहती थी अपनी अम्मी के साथ, उनका घर था। जॉन साहब आते जाते थे, पाकिस्तान से भी जब आते थे तो वो वहीं रहा करते थे। तो ये है अमरोहा से और चीज़ों से सिलसिला। हुमा साहिबा ने आपको क्या दिलचस्प किस्से सुनाए जॉन एलियस साहब के बारे में? हाँ, कुछ किस्से तो इतने कमाल के हैं। वो बताती हैं कि जॉन साहब ना भाषा को लेके बहुत पर्टिकुलर थे, मतलब वो बहुत ज़्यादा, एक तो ज़बानें उनको आती भी बहुत थी और बहुत बाकायदगी से, मतलब हम लोग जो उनको चाहने वाले हैं, मैं तो ये एक तरह से रिक्वेस्ट भी करूँगी कि जो भी यूट्यूब पे जो भी बच्चे देख रहे हैं आजकल की नई जनरेशन, सिर्फ उनके कुछ चंद कतार तक मतलब महदूद ना रह जाएं, आप उनकी किताबें पढ़ें और किताबों में ये जानें कि जॉन कितना जानते थे। जॉन की नज़मों में एंटनी मतलब सीज़र, जूलियस सीज़र का ज़िक्र है, सुकरात का ज़िक्र है, उनकी नज़मों में तमाम चीज़ों के पहलू हैं जो कि दुनिया जहान से आपको जोड़ सकते हैं। वो बहुत ही अदब से जुड़े हुए इल्मी हलकों से उनका मतलब ताल्लुक़ रहा है। अब जॉन ने तो मैं कह ही रही थी, हाँ, हुमा जी ने किस्से ऐसे सुनाए कि वो भाषा को बहुत ज़्यादा वो करते थे, और अपने आप से नए नए नाम रखना सबके, वो नाम बड़े रखते थे आसपास लोगों के ना, तो बड़े अच्छे अच्छे शब्द गढ़ लेते थे खुद से ही। तो हुमा जी कहती हैं कि एक दफ़ा ये कुछ बना रही थी खाना, तो इन्होंने किचन में मतलब वो आए, इनकी अम्मी बना रही थी खाना, ये छोटी होती थी उस ज़माने में, तो उन्होंने कहा कि भाई खाना बना रही हो? नहीं, मैं खाना बना रही हूँ जॉन भाई, मैं खाना बना रही हूँ। तो बना रही हैं क्या होता है? खाना पका रही हूँ बोलो, खाना पकाया जाता है, तुम कोई कुर्सी मेज बना रही हो? तो ये भाषा पे उनकी इस तरीके की बातें थी कि वो कहाँ क्या चीज़ इस्तेमाल करनी है और किस तरीके से करनी है, ये जॉन साहब को बड़ा, और वो करने भी नहीं देते थे आसपास वालों को। पाकिस्तान में जाके उन्होंने भाषा के लिए बहुत काम किया, लैंग्वेजेस पे। हाँ जी, जो लोग केवल शायरी या उनकी जो लाइफ स्टाइल थी उस पर चर्चा करते हैं, मुझे लगता है बहुत कुछ वो मिस कर देते हैं अगर वो उनकी पूरी शख्सियत के बारे में अगर नहीं जानते। जॉन साहब ने बहुत बड़ा योगदान दिया अदब के क्षेत्र में पाकिस्तान जाके, और उनकी कई पहलू थे व्यक्तित्व के। लोग इस पर ज़्यादा बात करते हैं कि उन्होंने कैसे खुद को बर्बाद किया, हालांकि उनका एक शेर भी बहुत मशहूर है, वो शेर पहले आप सुना दीजिए। हाँ, मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को बर्बाद कर लिया और मलाल भी नहीं। ये जॉन साहब की मज़ार पे भी लिखा हुआ है। तो पर जॉन साहब ऐसे, मतलब देखिए, एक होता है ना इंसान सच, जो इंसान सच्चा होता है, वो जॉन साहब ने ना सच जिया। उन्होंने सिर्फ इसलिए कि उनको गम लिखना था, उन्हें रोमांटिसाइज़ करना था अपने दुख को, तो उन्होंने दुख उठाए, वरना वो एक ऐसे ख़ानदान में पैदा हुए थे जहाँ पे किसी चीज़ की कमी नहीं थी, किसी चीज़ का उनको मतलब वो एलिया, मतलब जैसे जो ख़ानदान है इनका, वो मतलब उनसे अली से इनके मतलब पैगंबर मोहम्मद से कहते हैं कि मतलब ऐसा बताने वाले बताते हैं वो कि उनसे उनके ताल्लुकात हैं। सीमा, जो आपने किस्सा बताया खाना के बारे में, यकीनन हुमा जी से आपकी बड़ी दिलचस्प मुलाकात हुई होगी, और क्या किस्से उन्होंने आपसे शेयर किए? एक बार वो बता रही थी कि
अभी पार्टीशन के बाद, अभी कुछ दिन अपने जाने से पहले जॉन साहब आए घर पे। हुमा जी के, लखनऊ में रहती थी इनके हस्बैंड, तो वो थोड़े बाल बिखरे जैसे हुलिया है जॉन साहब का, वैसे ही आए। तो इनके जो हस्बैंड हैं वो वकालत पेशे में वकील हैं, तो वकील थे मतलब हुमा जी के, अभी वो नहीं हैं। तो उन्होंने जॉन साहब को हजामत मतलब नाई के पास ले गए और उनकी हजामत वजामत करा दी और अच्छे से बाल वाल उनके बढ़िया बनवा दिए शैम्पू वैम्पू करा के। तो अब जैसे ही वो अपना ये वाला रूप देखा बदला हुआ जॉन साहब ने, तो वो रोने लगे कि ये मेरे साथ इसने हुमा जी बड़े मज़े में उस बात को बताती हैं कि मतलब इतना ज़्यादा उन्होंने इस चीज़ को महफिल में पूरा रो रो के बताया कि मेरे साथ बड़ी ज़्यादती की है इसने, जो भी मैं नाम भूल रही हूँ उनका, हुमा जी के हस्बैंड का दामाद हैं मतलब हुए वो जॉन साहब के। तो वो कह तो कुछ पाए नहीं, लेकिन उन्होंने पूरी महफिल के सामने उनको अच्छे से मतलब बताया कि ये मेरे साथ अच्छा नहीं किया इन्होंने, मेरी जो पूंजी, मेरी जो जी भर के कोसा होगा। हाँ, कोसा, और ये कहा कि मेरी कमाई, हाँ मेरी कमाई जो है लुट गई, डाका डाल दिया। हाँ मेरी कमाई को इसने लूट लिया है इसने। तो वो जो बाल थे वो कमाई थी उनकी, जाहिर है जी। एक बात थोड़ी हैरान मुझे भी करती है कि जॉन साहब की शायरी के बारे में दो तरह की राय निकल कर आते हैं। एक बड़े शायर हैं पाकिस्तान के, उन्होंने एक वीडियो बनाया और उस वीडियो में जफ़र इकबाल साहब और जॉन एलिया साहब के बारे में उन्होंने कई सारी बातें कहीं। एक दूसरे शायर हैं, अच्छे शायर हैं, उनका भी इंटरव्यू एक दिन देख रहा था, तो उनसे सवाल पूछा गया मोस्ट ओवररेटेड शायर, तो उन्होंने तपाक से जवाब दिया जॉन एलिया। ऐसा क्यों लगता है कि शायरी के बारे में कुछ लोग सवाल भी खड़े करते हैं? देखिए अब जो कोई दूसरा बोल रहा है ना, उसमें तो मैं खैर मैं नहीं उस चीज़ को वो करूँगी, लेकिन सबकी अपनी अपनी ज़ाती राय होती है। हो सकता है उनकी अपनी कुछ बातें हों जॉन साहब के साथ, और जहाँ तक ओवररेटेड की बात है, ये तो अब उनको पसंद करने वाले ही जवाब दे रहे हैं इस बात का कि जॉन साहब को क्यों पसंद कर रही है जनरेशन, क्यों जॉन साहब से जुड़ रही है। रिलेटेबल लगते हैं उनको बहुत ऐसा लगता है कि वो जुड़े हुए हैं भीतर कहीं। आसान ज़बान है, सहले मुमतना की शायरी, मतलब वो बहुत आसान ज़बान में बातें कह रहे हैं, प्लस पहुंच रही है लोगों तक जो आपको असर करेगी। और एक और बात मैं पीछे कह रही थी कि सच के साथ जॉन साहब का ऐसा रिश्ता रहा है कि उन्होंने उस सच को जीने के लिए अपने को ख़राब किया। मतलब उन्होंने सच, क्योंकि उनको परेशानी चाहिए थी ज़िंदगी में, इसलिए वो बर्बाद हुए। ऐसा अब मतलब मैं रायगा ही गया, अगर वो अपनी शायरी में कह रहे हैं तो वो ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, मतलब वो मान रहे हैं इस बात को कि एक नज़्म में वो कहते हैं कि खून भी थूका सचमुच थूका, खून भी थूका सचमुच थूका, ये सारी चालाकी थी, मान भी रहे हैं कि चालाकी थी। तो ये जो सच बयानी है ना, ये साफ गोई, ये आसानी से नहीं आती है, और ये जिस किसी को आती है उससे लोग डरते हैं। ये बात ये मतलब इतनी खरी बात है कि जो सच बोलेगा उससे डरेंगे लोग। तो जॉन साहब सच बोलते थे। हालांकि एक बात तो मुझे भी लगती है कि देखिए, एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना किसी बात को, या पब्लिक डोमेन में कहना डंके की चोट पे, ये हर आदमी में कलेजा नहीं होता। टके की हसीना वाला जो शेर जिसका उन्होंने कहा फुरकत गुजारी जा रही है, तो ये बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। और इन चीज़ों को लेके जैसे जितना मैं चीज़ें जानी हूँ बाद में, अब जाहिदा जी की भी कुछ बातें मेरे सामने आई, तो थोड़ा देखिए एज अ पर्सन मैं जॉन को कितना पसंद करती हूँ वो एक अलग बात है, एज अ शायर मैं कितना पसंद करती हूँ वो बिल्कुल अलग बात है। तो इंसानी सतह पे मतलब जितना उन्होंने एक रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी फीमेल की, वो मेरी नज़रों में वो नहीं की उन्होंने, और ये उसमें कहीं ना कहीं चूक गए जॉन साहब। बिल्कुल वो चूके हैं, और बाकायदा मतलब उन्होंने वाकई भूल की, मतलब मैं खैर ये भी एक अलग तरह से जजमेंटल स्टेटमेंट हो जाएगी, लेकिन मैं अपने पर्सनल मतलब मैं ज़ाती तौर पे ये कहना चाहती हूँ कि बहुत अलग अलग बातें हैं। एक शायर कैसा है और एक इंसान कैसा है, ये बहुत अलग बातें हैं। और जॉन साहब ने जो उनकी पर्सनल लाइफ थी, वो एक स्टेज पे बैठ के कह रहे हैं कि मेरी बीवी मेरे बच्चे सब मर गए। यह हंसने की बात है?
अच्छा, तो ये हंसने की बात है। हंस रहे हैं लोग वहाँ पे बैठ के कि वो कहते हैं कि यहाँ पे मेरी माशुका बैठी है इस भीड़ में। अब वो शराब पिए हुए हैं जॉन साहब, नशे में जो बोल रहे हैं लोग उन पे हंस रहे हैं और मजाक भी उड़ाया जा रहा है उनका। तो बात ये है कि चीज़ों को उस सतह पे जाके समझना और उस सिचुएशन में जाके समझना बहुत मतलब एक इंसानी सतह पे बड़ी ज़रूरी चीज़ है। हम लोग उसको ऐसे ना ले लें कि वो बहुत ओवररेटेड है या जो भी है। मतलब मैं तो खैर इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहती हूँ जी। लेकिन मैं चाहता हूँ कुछ सवाल क्लियर हों आपके थ्रू दर्शकों के लिए। हाँ। एक राय ये भी लोगों की है कि समकालीन लोगों ने जॉन साहब को जब तक वो मंच पर जाते थे, मुशायरा पढ़ते थे, उतना सम्मान नहीं दिया जितना उन्हें मिलना चाहिए। और अचानक 10-12 साल से जो उनकी लोकप्रियता है उसके पीछे कुछ लोग ये दलील देते हैं कि बहुत सारे इदारे हैं जो काम कर रहे हैं जॉन साहब पर। तो एक पैरेलल पीआर एक्सरसाइज भी हो रही है, क्या आपको लगता है? देखिए, जॉन को पीआर की तो उतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है, जो कि जनता ऑलरेडी बता चुकी है। उनके चाहने वाले उनको रॉकस्टार समझते हैं और वो हैं भी। मतलब ये अगर किसी को, अब हम छोटे बच्चे होते थे, क्लास में जो अव्वल आता था, फर्स्ट आता था, उससे एक अलग तरह की हमें कंपटीशन वाली फीलिंग आती ही थी। और ये मैं कोई किसी को वो नहीं कर रही हूँ, बट जॉन साहब खुद ही कहते हैं कि शायर तो दो हैं, मीर तकी और मीर जॉन, बाकी जो हैं शाम व शहर खैरियत से हैं। अब ये जो बात जॉन साहब सबके सामने ये जब गज़ल पढ़ रहे हैं तो जाहिर है वो आसपास के लोगों को नाराज़ कर रहे हैं। लेकिन ये भी एक बात है कि जब जब भी होती थी नशिस्तें, जब भी मुशायरे होते थे, तो जॉन साहब को मतलब मजरू साहब, अपने मजरू सुल्तानपुरी साहब, वो शायरों का शायर कहते थे। तो जॉन साहब को कुछ कुछ ऐसी उपाधियां भी दी गई हैं शायरों के थ्रू ही, मतलब शायरों के द्वारा ही, कि वो उनको बहुत नाम मिला है और शायरों ने माना है, उनको खूब माना है जी। एक शायर ने तो यहाँ तक कहा कि जॉन एलिया साहब की शायरी में ऐसी कोई रोशनी नहीं है जो समाज को रास्ता दिखाए। मोनोलॉग और डायलॉग, इस तरह की बातें ज़्यादा हैं, इस तरह के शेर ज़्यादा हैं। जॉन साहब का एक ख़ता मैं पढ़ना चाहूँगी कि हर तंज किया जाए, हर ताना दिया जाए। ये जवाब भी है उन साहब को कि हर तंज किया जाए, हर ताना दिया जाए। कुछ भी हो पर कुछ भी हो पर अब हद्दो अदब में न रहा जाए। और तारीख़ ने कौमों को दिया है यही पैगाम, तारीख़ ने कौमों को दिया है यही पैगाम कि हक़ मांगना है तौहीन हक़ छीन लिया जाए। अब इसमें आपकी दोनों बातों के जवाब आ गए कि जॉन साहब के यहाँ ऐसा नहीं है कि समाजी बातें नहीं हैं, बातें हैं, बाकायदगी से हैं। बस ये है कि हमने पढ़ा कितना है उनको, आपका मुताला कितना है। आपने जॉन साहब को अभी अगर पूरा नहीं पढ़ा है, आप उनकी एक नज़्म, मेरे कहने भर से एक नज़्म है दरख्ते ज़र्द, वो पढ़ जाइए। वो बहुत लंबी तवील नज़्म है और उसको ऐसा कहने वाले जिनसे सुना है, जानने वाले जॉन को, वो कहते हैं कि वो नज़्म उन्होंने एक ही बार में पूरी लिख दी थी जॉन साहब ने। बैठे नींद से जागे और पूरी लिख डाली। और इतनी तवील नज़्म है वो, मतलब उर्दू की जो भी सबसे लंबी नज़में हैं उनमें वो शुमार है। तो वो दरख्ते ज़र्द में जॉन साहब ने पूरा सब फ़लसफ़ा भी आ गया उसमें तारीख़ की भी बातें आ गई, मतलब उसमें आम तमाम बातें हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि कुछ सोशल इश्यूज़ नहीं जॉन साहब ने मतलब एड्रेस किए। बिल्कुल सीमा जी, ये भी कहा जाता है कि जॉन साहब बड़े फक्कड़ मिजाज स्वभाव के इंसान थे। अपने कलाम को लेके बहुत संजीदा नहीं रहते थे। उनके अंदर ये भूख नहीं थी कि कहीं से आया हो, छपे किताब आए उनकी। और कई बार लोग ऐसा भी कहते हैं कि बहुत सारा कलाम उनका कहीं कहीं छूट गया है, किसी और के हाथ लग गया है और हो सकता कुछ लोगों ने वापस ना किया हो। आपको लगता है कि अभी तक जितना आया है अदब उनका सामने, जिनकी शायरी आई है जितनी भी, उससे ज़्यादा कहीं आना बाकी है और जो छूट गया है वो बड़ा नुकसान है उनके चाहने वालों के लिए? एक दोहा याद आ रहा है मुझे रहीम का कि चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, और जिनको कछु ना चाहिए वो शाहन के शाह। अब देखिए, ये बिल्कुल ऐसा सटीक जाता है जॉन साहब पे कि उनको लालच नहीं था किसी चीज़ का, अपने कलाम को शाया करने का भी नहीं था। तो आज देखिए कहाँ पे हैं जॉन। और हर कोई वो है ना कि
हाथ मलते हैं। मुझे अब वो वाली कहानी हो गई है कि लोग हो रहा हूँ किस तरह बर्बाद कि देखने वाले हाथ मलते हैं। कहानी ये है कि जब जब आपको कुछ चाहिए नहीं होता है ना, और आपको एक अपने को पहचानने की और अपने को जानने की भूख है भीतर, तो आप आसपास की चीज़ों को देखते नहीं हैं कि किसकी कौन सी किताब आ गई है, किस मेरे साथ वाले कितने आगे बढ़ गए हैं, उसका कितना पैसा कमा लिया। ये सब आपके लिए बेमानी बातें होती हैं। आपको सिर्फ ये जानना होता है कि मैं हूँ कौन और मेरा क्या मकसद है यहाँ आने का। तो जॉन साहब उसमें पूरा अपना काम करके चले गए हैं, और उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि कुछ वो और इससे बेहतर कर सकते थे। बाकी किताबों का तो सिलसिला आज तक भी मतलब जारी है। ये देखिए किताब जो है, ये क्यों एक किताब है जॉन साहब की, खालिद साहब की तरफ से भेंट की गई है मुझे, और मुझे बड़ा अच्छा लगा उनकी तरफ ये से। नई किताब आई है, ये नई किताब आई है जॉन साहब। मैं चाहता हूँ हमारे दर्शकों के लिए कुछ इस किताब से सुना दीजिए। सुना देती हूँ आपको। तारीख़े रोज़गारे फ़ना लिख रहा हूँ मैं, तारीख़े रोज़गारे फ़ना लिख रहा हूँ मैं, दिबाचाए वजूद पे ला लिख रहा हूँ मैं। है यूं कि मुझ समेत नहीं कोई भी यहाँ, है यूं कि मुझ समेत नहीं कोई भी यहाँ, जो भी नहीं है उसको खुदा लिख रहा हूँ मैं, जो भी नहीं है उसको खुदा लिख रहा हूँ मैं। एक शेर मुझे यहाँ पे जॉन साहब का याद आता है कि इतना खाली था अंदरूं मेरा। देखिए, इंसान चाहिए कुछ नहीं है, उसके भीतर बिल्कुल खला होता है। तो इतना खाली था अंदरूं मेरा कि कुछ दिन तो खुदा रहा मुझ में। इतना खाली है, और क्या नहीं समा गया, खुदा समाया हुआ है उसमें। तो यही मामला है। तुझको कहाँ समाऊं मैं अपने हिसाब में, तुझको कहाँ समाऊं। अब ये समाऊं हमारी भाषा, मतलब जो हमारी वेस्टर्न यूपी में बोली जाती है, जो हमारे हरियाणा में बोली जाती है, वो ज़बान का शब्द है। और कैसे शायरी में कितनी खूबी से वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तुमको कहाँ समाऊं मैं अपने हिसाब में, है यूं कि खुद को खुद से जुदा लिख रहा हूँ मैं। क्या कहिए किस कदर हवस अंगेज है वो शख्स, खलवत में रमज़े बंद कबा लिख रहा हूँ मैं। और इस्लाम की मैं हज्व कहूँ मेरी क्या मजाल, इस हज्व कहते हैं, मतलब मैं उसका मजाक कैसे उड़ाऊँगा। इस्लाम की मैं, अब ये बिल्कुल कहते हैं मतलब जानने वाले जॉन को कि वो बिल्कुल भी धार्मिक इंसान नहीं थे, मतलब वो धर्म से बहुत दूर परे के इंसान थे। पर बताने वाले ये भी एक किस्सा बताते हैं कि उनकी बरसी थी उनकी अम्मा की, तो सुबह सुबह उठे और टोपी वोपी लगा के बैठ गए सोफ़े पे, और सोफ़े पे ही बैठ बैठ के पूरा पढ़ने लगे अपना जो वो पढ़ा जाता है बरसी पे, जो भी उनके पढ़ा जाता है वो ज़ोर ज़ोर से पढ़ने लगे। अब आसपास वाले देख के हंस रहे कि जॉन साहब तो कभी भी इतने इस्लाम परस्त नहीं थे, ये ऐसा अचानक से क्या हो गया। तो ये रंग थे उनके, वो किसी भी रंग में कभी भी आ सकते हैं। और रंगों की जब बात करते हैं, कुछ लोग बताते हैं कि शाम का वक्त कुछ खास उनके लिए होता था, वो एक खास मुद्रा में चले जाते थे और कई बार बातचीत करते करते वो जार जार रोने लगते थे बच्चे की तरह। वो भी उनका एक अंदाज था। देखिए, उन्होंने हिज्र को ना बहुत भीतर तक अपने समो लिया था, और हर चीज़ से, जैसे अमरोहा से बिछड़ने का एक जो हिजरत वाला जो गम था उनका, वो तो था ही। फिर जाहिदा जी से भी जो उनकी अलहदगी रही, वो मतलब सब चीज़ें उनके दिल पे। और ये बात वो कहते हैं कि अगर मेरा और जाहिदा का इश्क नाकाम हो सकता है, तो फिर दुनिया में किसी का भी इश्क नाकाम हो सकता है। मतलब वो ये कहते थे कि हम दोनों, मतलब अरब की किसी कंट्री में होता था, जाहिदा कराची में होती थी, तो उस समय जो वो वहाँ बैठी सोच रही होती थी किसी मुद्दे पे, वो मैं यहाँ बैठा सोच रहा होता था। इतनी ज़्यादा हमारी चीज़ें मिला करती थी। और फिर ऐसा भी एक वक्त आया कि दोनों जुदा हुए। अब ये भी बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि जो मैंने अभी पीछे जिक्र किया था ना कि बच्चे आजकल के जॉन साहब को बहुत ज़्यादा रिलेटेबल मानते हैं। ये मैं सवाल ही करने वाला था कि क्या वजह है कि बहुत ज़्यादा लोग जुड़ाव महसूस करते हैं, क्यों करते हैं? हाँ, तो बस उसी सिलसिले में मैं बात आगे बढ़ा रही हूँ कि जो यूथ है, एक तो ये जो 30 मिनट्स की वो आती है ना क्लिप्स, क्या बोलते हैं उसको अपन, 30 सेकंड्स रील्स। हाँ, रील्स। तो रील्स का ज़माना है। अब ये रील्स में हो क्या गया है कि शायरी, एटलीस्ट मेरे को ये अच्छा भी लग रहा है कि शायरी पहुँच रही है बच्चों तक, अपनी यूथ तक।
पर वो 30 सेकंड में उसको गंवा भी दे रहे हैं। तो बात यह है कि सिर्फ वहीं तक महदूद ना रहे, किताबें पढ़ें। अगर आप वाकई जानना चाहते हैं जॉन को और वाकई जीना चाहते हैं तो किताबों से बढ़िया कुछ नहीं है। और रिलेटेबल बच्चों को लगते हैं यूथ को, क्योंकि वो एक ये जो सेपरेशन वाला, जो हिज्र को इन्होंने रोमांटिसाइज किया है जॉन ने, कि हर बार मेरे सामने आती रही हो तुम, हर बार तुमसे मिलके बिछड़ता रहा हूँ मैं। तुम कौन हो ये खुद भी नहीं जानती हो तुम, और मैं कौन हूँ ये खुद भी नहीं जानता हूँ मैं। तुम मुझको जानकर ही पड़ी हो अजाब में, और इस तरह खुद अपनी सज़ा बन गया हूँ मैं। तो ये जो दुख है ना जॉन का, ये बच्चों को, ये यूथ को बहुत अपने से जोड़ता है। जिस तरह जॉन इलियट साहब ने बर्बादी को भी जश्न के तौर पर मनाया, अपनी बर्बादी को, वो भी चीज़ लोगों को कनेक्ट करती है, यूथ को कनेक्ट करती है। हाँ, तो बर्बाद तो हो ही रही है जनरेशन। देखिए मोबाइल सबके हाथ में आज की तारीख में। तो बर्बादी का एक साहिर साहब का लिखा हुआ गाना है ना, कि बर्बादियों का शौक़ मनाना फिजूल था, बर्बादियों पे जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। तो ये बहुत पहले से रिवाज चलता आया है हमारा, कि हम दिखाते हैं कि हम बहुत मस्त मौला इंसान हैं। तो ये यूथ ऐसा ही है हमारा आज का, कि उनको, हाँ जी। जॉन साहब हिंदुस्तान छोड़कर जब पाकिस्तान गए, लेकिन उनके दिल में अमरोहा धड़कता रहा, हिंदुस्तान की याद आती रही। कहा जाता है कई साल बाद जब वो एक बार आए मुरादाबाद, वो एक बड़ा दिलचस्प वाकया हुआ था। क्या हुआ था बताइए। हाँ, ये मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड भी अभी बता ही रही थी, पर बात ये है कि उसमें ये था कि जॉन साहब को मुशायरों के लिए बुलाया जाता था हिंदुस्तान में। पार्टीशन के बाद भी वो आए, एक दफ़ा आए तो मुरादाबाद में स्टेशन पे ट्रेन रुकी और पूरा लोगों का हुजूम, पूरा जॉन साहब की खैर मकदम के लिए वहाँ पे मौजूद थे सब लोग, और उनको सब उनकी अगवाई के लिए सब इकट्ठे थे। अब जैसे ही जॉन साहब उतरे हैं, वो उतरते ही ट्रेन पे उन्होंने पूरा मिट्टी उठा उठा के अपने बालों में पूरा भर लिया, और मेरी जान अमरोहा, मेरा देश अमरोहा, ऐसे खूब रो रहे हैं। और अच्छा ड्रामा किया। वो ड्रामा तो वो करते ही थे, मतलब बचपन से। हुमा जी भी कई किस्से उनके सुनाती हैं कि स्टेज का उन्हें काफ़ी शौक़ रहा, और कुछ ड्रामे उन्होंने लिखे भी हैं जॉन साहब ने, और बाकायदा वो प्ले उन्होंने वो भी किया है, रोल भी प्ले किया है। क्योंकि स्टेज पर भी वो जब पढ़ते थे शायरी, तो हाथ हिला हिला के, लहरा लहरा के, बालों को झटक के, माथा पीट पीट के, जी माथा पीटने का, और मेरे गाल, मेरे माथे पे बौसा दे, ये भी उन्होंने कई दफ़ा वो नाम ले ले के लोगों को मुखातिब कर करके शेर पढ़ने का अंदाज़ उनका अपना ही था, मतलब। और यही चीज़ मुझे जो लगता है, वो जो आपके पिछले वाले सवाल का भी ये जवाब जुड़ रहा है, कि यूथ को वो चीज़ भी बड़ा रिलेट करती है कि आप किसी बंधन में नहीं है। आप आज़ादी ऐसी शय है ना, कि एक मेरा शेर है कि मोहब्बत और आज़ादी है जीवन, खुला हम पर मुअम्मा उम्र भर में। तो ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि इंसान को कुछ का कुछ बना देती हैं। आज़ादी हर इंसान को प्यारी होती है, तो वही है मामला। आज़ाद रूह इंसान थे और आज़ाद शख्स वैसे ही बिल्कुल। तो वह बच्चों को, यूथ को, हमारे को वो रिलेट करती हैं चीज़ें। अगर आपसे ये कहें कि जॉन इलियट साहब के पसंदीदा कुछ शेर सुनाइए, थोड़ी नाइंसाफ़ी होगी क्योंकि आपको तो हर लफ्ज़ पसंद है उनका, हर शब्द पसंद है, फिर भी आप अपनी पसंद के कुछ शेर सुनाना चाहें तो प्लीज़ सुनाइए। हाँ, मैं एक नज़्म जॉन साहब की सुनाती हूँ, जो कि मुझे काफ़ी पसंद है, और बाकी मुझे लगता है हर जानने वाले को भी पसंद होगी। तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, मेरी तन्हाई में यादों के सिवा कुछ भी नहीं। मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। और इन किताबों ने बड़ा जुल्म किया है मुझ पर। इन किताबों ने, ये रिलेटेबल लगता है बच्चों को, क्योंकि किताबें तो जुल्म ही करती है उन पे। तो इन किताबों ने बड़ा जुल्म किया है मुझ पर। इनमें एक रम्ज़ है, ये बात नहीं समझ रहे हैं जनरेशन आज की। इनमें एक रम्ज़ है, रम्ज़ कहते हैं छुपी हुई बात। इनमें एक रम्ज़ है, जिस रम्ज़ का मारा हुआ जहन इशरत कतरा अंजाम नहीं पा सकता, ज़िंदगी में कभी आराम नहीं पा सकता।
तो ये जो बेआरामी है ना जॉन की ज़ात का हिस्सा थी ये, और वो इतने ही बेआराम रहे जब तक रहे। जॉन एलियस आपके बारे में कोई बातचीत में ऐसा सवाल छूट गया हो जिस पर आप बोलना चाहती हो आखिरी में हमारे दर्शकों के लिए, क्या कुछ कहना चाहें? मैं बस ये कहना चाहूँगी कि जॉन साहब भी कहते कहते चले गए कि इल्म इल्म इल्म। आप जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक बढ़ेंगे नहीं। वो अपनी सरकार का भी नारा है कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो यही दरख्वास्त है कि आप पढ़ें जॉन साहब को, जहाँ से जो जिस भी हवाले से आप अगर यूट्यूब से पढ़ रहे, मतलब वीडियो सिर्फ वहीं तक महदूद ना रहें, चाहे रेख्ता से पढ़ रहे हैं, चाहे किसी और साइट से पढ़ रहे हैं, चाहे किताबों से पढ़ें तो बहुत बेहतर है, क्योंकि किताबें एक ठोस सबूत होती हैं, वो लिखा हुआ है। और कुछ किताबें देवनागरी में भी आ गई हैं, वाणी से भी आई हुई हैं और राजकमल से भी आई हुई हैं। तो आप किताबें पढ़ें और जॉन को जानें, और उनको अगर बहुत ज़्यादा उनको जीने की कोशिश ना करें, उनको उनकी मतलब उनको कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, उनकी बातों पे अमल करने की ज़रूरत है। आखिरी में कुछ मेरे ट्रेडमार्क टाइप सवाल होते हैं, वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जिंदगी का क्या मतलब है आपके हिसाब से? ज़िंदगी का मतलब है जीना, और हर पल को जीना। मतलब मुझे तो ये ऐसी बात लगती है कि मोमेंट्री है सब कुछ ना, अभी है अगले पल नहीं होगा। आप किसी इंसान की मदद कर पाएँ, आप किसी के लिए अच्छा कर पाएँ, सोच पाएँ, वो पल आपका सफल हो जाता है। यही है ज़िंदगी। सफलता का क्या पैमाना है आपके हिसाब से? आप किसी के काम आ रहे हैं तो आप सफल हैं, सिंपल है। आप किसी के काम नहीं आ रहे हैं, चाहे आप कितने ही बड़े इंसान हैं। संतुष्टि का क्या मतलब है? संतुष्टि भीतर की चीज़ है, वो बाहर कहीं मिलेगी नहीं आपको। और किसी को छोटी सी खुशी दे के जो संतुष्टि मिलती है ना, वो अलग ही चीज़ होती है। मतलब इसका तो बस यही है मेरी नज़रों में कि आप किसी को खुश करें, किसी के कुछ आपने कुछ अच्छा कर दिया है किसी के लिए, अपने आप संतुष्ट भीतर से फील करेंगे, आपको लगेगा आज का दिन सफल हो गया है। कोई अफसोस जिंदगी में? अभी तक तो नहीं, कोई अफसोस नहीं है। जितना जिया है वो भी बहुत अच्छा था, और आगे भी उम्मीद है। अब उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए वैसे तो, मतलब ठीक है, सब अच्छा है, सब अच्छा है। सीमा भारद्वाज कहाँ पहुंचना चाहते हैं, और अब तक की जर्नी को देखते हुए आगे का क्या तय किया है? मैं कहीं पहुंचना नहीं चाहती, कितनी मतलब, और ये सटीक बात है, मतलब ये कई दफ़ा मैं खुद से पूछ चुकी हूँ। पीछे एक ज़िंदगी में बड़ा बदलाव हुआ कोविड के दौरान, और धीरे धीरे मैं मेडिटेशन की तरफ आई, और मैंने ये जाना कि हमें कहीं पहुंचना नहीं होता। मतलब एक शेर है कि उसको ढूंढने बाहर निकला, पहला कदम ही उल्टा पड़ा। ये मैं मतलब मुझे याद नहीं है किसका है, कि उसको ढूंढने बाहर निकला, पहला कदम ही उल्टा पड़ा। यही कहानी है कि आप चीज़ों को ढूंढने बाहर निकलेंगे तो वो गलत जा रहे हो आपकी जर्नी भीतर की तरफ होनी चाहिए। आपने खुद में देखना है कि क्या कमियां हैं, कैसे उनको सही कर सकते हैं, क्या ज़िंदगी से चाहिए, वो सब जवाब भीतर है। अपने साथ समय बिताएंगे तो चीज़ें आसान होती जाएगी, और जितना आसान कर सके दूसरों के लिए ज़िंदगी, वो ज़रूरी है। जॉन साहब पर बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे शेर उनके आपने पढ़े, आप भी लिखती हैं। आखिरी में कोई अपना शेर, कोई नज़्म जो आपको सबसे पसंद हो? मैं सुना देती हूँ। बहुत शुक्रिया इस मौके के लिए। मैं एक गज़ल के कुछ अशार पढ़ देती हूँ कि जिनमें मेरे साहब का घर वो गलियाँ हैं तंग सखी, जिनमें मेरे साहब का घर वो गलियाँ हैं तंग सखी, अपना सब कुछ छोड़ के आई अगर चलना हो संग सखी, अपना सब कुछ छोड़ के आई अगर चलना हो संग सखी। आई नादर आई नादर आई ना थी ज़ात मेरी, आई नादर आई नादर आई ना थी ज़ात मेरी, पर्दा दर पर्दा दर पर्दा खोल के मैं हूँ दंग सखी, पर्दा दर पर्दा दर पर्दा खोल के मैं हूँ दंग सखी। और दिल दुनिया से उब चुका है प्रेम नगर का चाकर है, दिल दुनिया से उब चुका है प्रेम नगर का चाकर है, अब चाहे कुछ भी हो जाए बदलेगा ना ढंग सखी, अब चाहे कुछ भी हो जाए बदलेगा ना ढंग सखी। बहुत बहुत शुक्रिया सीमा जी। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया।
जैसा आपने सुना, दिलचस्प बातचीत हुई जॉन एलिया साहब के बारे में। और जैसे मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा था कि सीमा भारद्वाज जी से ज़्यादा मुझे बेहतर शख्स कोई नज़र नहीं आया जॉन साहब के बारे में बात करने के लिए। उम्मीद है आपको कार्यक्रम पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय दीजिए, बताइएगा कैसा लगा। फिर जल्दी किसी नए मेहमान के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।